हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्य लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के प्रश्नावली 3.5 गणित का जो हमारा चल रहा था 3.5 का पहला प्रश्न देखेंगे, उसके बाद से दूसरा, तीसरा, ऐसे करके कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, जहाँ तक के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वहाँ तक के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखी हैं। देखिए 60 के लिए यहाँ पे गुणनखंड के वृक्ष यानी गुणनखंड वृक्ष इसे कहते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है कि 60 का दो फैक्टर यानी कि दो ऐसा नंबर जिसका गुणा करने पर 60 आ जाए। ठीक है, तो 60 का देख सकते हैं यहाँ पे 6 और 10 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 6 और 10 का गुणा कराएंगे। यहाँ से एक तीर गया है, यहाँ से 60 से दो तीरें निकली हुई हैं और इन दोनों को गुणा कराने पर 60 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से हमें 6 से दो तीरें निकली हुई हैं, इन दोनों में ऐसा मतलब इस खाली स्थान में हमें ऐसा नंबर भरना है कि इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कराएं तो 6 आ जाए। ठीक है, तो हमें 60 यहाँ पे नहीं देखना है, 60 तब देखना है जब यहाँ पे ब्लैंक होता और यहाँ पे इसके दो जो तीर हैं ये अगर खाली होते तब हम इस 60 को देखते और यहाँ पे कुछ ऐसा अंक भरते जिससे कि दोनों का गुणा कराने पर 60 आ जाता। लेकिन अब हम 6 को देखेंगे क्योंकि यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे दो तीरें निकली हुई हैं 6 से, तो एक तीर तो दो है, एक तीर में जो है एक खाली ब्लैंक में दो भरा हुआ है और यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर भरेंगे जो कि 6 आ जाए। तो यहाँ पे हम आप भी जानते हैं, छोटे से बच्चे भी जानते होंगे, दो में हम 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम भर सकते हैं 3। ठीक है, यहाँ पे क्या भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है तो एक तीर में यहाँ 5 है और 5 में हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करा दें कि 10 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 2 हम यहाँ पे भर सकते हैं, 2 भरेंगे तो 5 और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये है हमारा गुणनखंड वृक्ष और इसमें जो खाली स्थान था उसे हमने भर दिया। तो आसानी तरीके से इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे हमने 3 भरा है तो लिखेंगे 2 गुणे 3 बराबर क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे 6 का जो दोनों हमारा निकला गुणनखंड वो 2 और 3 निकला। इसे हम क्या कहते हैं, 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 भर दिया। अब यहाँ की बात करें, 10 है और यहाँ पे 5, यहाँ पे खाली स्थान में क्या भरेंगे, तो 5 में हम किसका गुणा करा देंगे, 2 का गुणा कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 5 में 2 का गुणा करा रहे हैं तो 10 मिल रहा है, तो 2 भरेंगे, यहाँ पे 3 भरेंगे तभी यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, तो आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ है। आपको कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरा हमारा गुणनखंड वृक्ष देख सकते हैं, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 60 से जो एक तीर गई हुई है, यहाँ पे जो खाली स्थान है 30 भरा हुआ है और एक खाली स्थान को खाली ही छोड़ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमें कौन ऐसा नंबर भरना है जिसको हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए। तो 30 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कराएं, 30 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 कब आ रहा है, जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, 2 भर देंगे क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 60 आया। अब बात करते हैं यहाँ पे 30 और यहाँ पे हमारा जो 30 का जो गुणनखंड दिया गया है 10 और यहाँ पे एक नंबर जो है कि यहाँ खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पे हमें एक नंबर भरना है जिस नंबर का गुणा अगर हम 10 में कराएं तो ये 30 आ जाए। तो 10 में हम अगर 3 का गुणा करा देंगे, 10 में अगर हम 3 का गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 कब आ रहा है, जब 10 में हम 3 से गुणा करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा होगा गुणनखंड वृक्ष तैयार होता जाएगा। यहाँ पे 10 है और 10 में हमें दोनों जो स्थान है वो खाली ही दिए गए हैं। ठीक है, दोनों खाली हैं, कहीं भी कुछ नहीं दिया गया है। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका हम मल्टीप्लाई कराएं दोनों नंबर को जिससे कि हमें 10 प्राप्त हो जाए, 10 मिल जाए। ठीक है, तो अगर हम 5 और 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 5 दूना का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 कब आ रहा है, जब हम 5 और 2 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, तो एक में हम 5 लिखेंगे और एक खाली स्थान में 2 लिखेंगे और 5 दूना का 10 हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो है गुणनखंड वृक्ष तैयार हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है।
देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखिए कहा गया है कि एक भाज्य संख्या का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो उनमें कौन कौन ऐसे नंबर होते हैं जो सम्मिलित नहीं होते हैं अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाज्य और अभाज्य को समझ लेते हैं। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है। ये सब चीज़ें हमने बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, और बेसिकली भाज्य संख्याओं में हमारी संख्याएं निम्नलिखित रूप से 4, 6, 8, 10, 12 ये सारी संख्याएं आती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर 4 की बात करें तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी, यानी कि 1 और 4 स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या 2 से भी कट रहा है, इसलिए ये संख्या जो होती है भाज्य संख्या कहलाती है। 6 की बात करें तो 1, 3, 1, 2, 3 और 6 से कटता है। ठीक है, तो 1 और 6 के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट रही है, इसलिए ये भाज्य संख्या होगी। अभाज्य की बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी नंबर से न कटे। ठीक है, किसी नंबर से भी विभाजित ना हो। तो इसमें जो है दो ऐसी संख्या होती है जो केवल एक से कटेगी, नहीं तो दो से कटेगी। और ऐसे ही 3 भी एक ऐसी संख्या है जो केवल एक से कटेगी, नहीं तो 3 से कटेगी। तो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेगी, वो जो संख्याएं होंगी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब 2 हो गया, 3 हो गया, इसी तरीके से 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया। इस तरीके के जो नंबर होते हैं ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और ये अभाज्य संख्याएं केवल एक और स्वयं से ही कटती हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले किसी हम भाज्य संख्या को ले लेते हैं, जैसे कि ये हम भाज्य संख्या 12 को ले लेते हैं, और 12 का हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर ज्ञात करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो 12 के गुणनखंड की बात करें तो 12 किस किस संख्याओं से कटता है? 1 से कटेगा 12, उसके बाद से 2 से भी कटेगा 12, ये सभी गुणनखंड लिख रहे हैं। ठीक है, 2 से भी कटेगा 12, 3 से भी कटेगा 12, फिर 4 से भी 12 कटेगा, 4 तिहाई का 12, और फिर से 12 किससे कटेगा? 6 से कटेगा, और फिर 12 जो है 12 से ही कटेगा। और ये जो जितने भी नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं ये सभी क्या हैं? 12 के गुणनखंड है। 12 के गुणनखंड है। 12 के क्या है? गुणनखंड है। तो ये रहे गुणनखंड। और सवाल में जो हमें पूछा गया है वो पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन से अंक सम्मिलित, यानी कौन कौन से नंबर जो है सम्मिलित नहीं होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड इसका हमें निकालना पड़ेगा। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड। ये तो हमारा गुणनखंड है, सभी गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड की जब बात आती है तो कैसे लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। अभाज्य गुणनखंड 12 का जो है अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए ऐसे नंबर्स जो अभाज्य हों, अभाज्य का मतलब जो केवल एक और स्वयं से कटे, वही नंबर लेने हैं, और वही नंबर जो होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये जो जो संख्याएं हैं ये इसके क्या हैं? अभाज्य गुणनखंड है। कौन कौन? 2, 3, 4, 6। ठीक है, 1 और 12 जो होगा इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। तो इसलिए किसी भी भाज्य संख्या का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें एक और वह स्वयं संख्या को हम क्या करते हैं, उसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। तो लिखेंगे इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा, अल्टीमेटली अंतिम उत्तर जो होगा वो होगा कि भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक तथा स्वयं उस संख्या को सम्मिलित नहीं करते हैं,
जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे 12 का हमने गुणनखंड निकाला तो एक और वह स्वयं संख्या 12, इसको हमने इसमें अभाज्य गुणनखंड में नहीं लिया। अभाज्य गुणनखंड में केवल मैंने 2, 3, 4 और 6 को लिया। इसलिए जो अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन से नंबर को सम्मिलित नहीं किया जाता है, एक को और उस स्वयं संख्या को हम सम्मिलित नहीं करते हैं। यही आपका अंतिम उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला सवाल है हमारा, तीसरा सवाल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और उसे हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करते समय लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, 9 9 9 9। देखिए आपने छोटे छोटे क्लासों में भी सीखा होगा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं। अगर सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है तो जिस अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है उतने अंक हम 9 9 9 लिख देते हैं। जैसे कि 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी होती तो 5 9 बना देते, 6 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी होती तो 6 9 बना देते। ठीक है, इस तरीके से जो किसी भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है, कितना हो अंकों की, तो उसमें हम क्या करते हैं, उतने अंक तक 9 9 लिखते जाते हैं। और छोटी संख्या की बात आती है, जो सबसे छोटी संख्या, उसमें हम क्या करते हैं, एक लिखने के बाद से उतने जीरो बढ़ाते हैं जितने की मतलब डिजिट की जो संख्या पूछी होती है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे चौथे नंबर सवाल में, वैसा भी एक कंसेप्ट मिलेगा, उसमें भी आपको नहीं पता है तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये जब जो चीज़ें हैं बेसिक हैं और ये पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी 999 यानी कि 9999 होगी। ठीक है, अब देखिए इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए अब हम इस तरीके से अब कॉलम वाइज हम गुणनखंड करते जाएंगे, पहले जैसे नहीं कि डायरेक्ट हम 1 2 ऐसे करके लिखे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम गुणनखंड करना आपको सिखाएंगे। देखिए गुणनखंड करेंगे कैसे, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखेंगे कि ये जो 9 9 9 9 विभाज्यता आपने सीखा है कि कैसे हम चेक करते हैं विभाज्यता को, किस नंबर से विभाज्य है। तो सबसे पहले छोटी संख्या से हम इसे काटना चाहेंगे। छोटी संख्या क्या होगी, 1 होगी, 1 से कटेगा लेकिन 1 को छोड़ देते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या में 1 को कंसीडर नहीं करते हैं, 1 को और स्वयं इस संख्या को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई है दूसरे प्रश्न में। अब हम 9 9 9 ये जो है हमारी संख्याएं 9999, इस संख्या को किस संख्या से हम विभाजित कर सकते हैं ये हमें सोचना है। ठीक है, तो देखिए ये जो संख्याएं हैं हमें विभाज्यता के नियम को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। 2 से वही संख्याएं कट सकती हैं जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 ये संख्याएं होती हैं, वही संख्याएं 2 से कट सकती हैं। लेकिन ये जो संख्याएं हैं इसमें न तो लास्ट में 0 है, न 2 है, न 6 है, न 4 है, न 8 है। तो इस संख्या को हम 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 से काटना चाहेंगे तो 3 से काटने के लिए सबसे पहले तो हम विभाज्यता के नियम के द्वारा हम चेक कर लेंगे क्या ये इन संख्याओं का जो योग है क्या 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है। तो 4 9 है तो 9 धन 9 धन 9 धन 9, इसको जोड़ेंगे तो 9 चौका 36 आ जाएगा। और 36 जो होता है ये 3 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 दूना का 6 12 3 36, 3 के पहाड़ा में 36 आता है तो ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से इस संख्या को काटेंगे, 3 तिरिका 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 तिरिका 9, फिर से ये 3 तिरिका 9, फिर से ये 3 तिरिका 9, फिर से ये 3 तिरिका 9, यानी कि 3333 आ गया। अब हम किससे काटेंगे, 3 3 दिख रहा है तो फिर 3 से काट सकते हैं इसे हम। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब क्या आ गया, 1111 आ गया, यानी कि 1111 आ गया। अब इसे हम किससे काटेंगे, अब देख सकते हैं कि 1 1 1 1 है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 1 धन 1 धन 1 धन 1 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 तो 3 से कटेगा नहीं, तो अब इसको हम अलग संख्या से काटेंगे, ना तो ये 4 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 6 से कटेगा। इस तरीके से ये जो संख्या है पूरी संख्याएं 11 से कटेंगी। ठीक है, आप विभाज्यता के नियम को अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा कि कब हमें किस नंबर से काटना है। ठीक है, 11 से इसे हम काटेंगे तो 11 से कितने बार में कटेगा, 11 एकम 11 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद से जो और नंबर है उसको उतारने के लिए हम 0 बढ़ाएंगे और फिर से 11 एकम 11 हो जाएगा। ठीक है, 101 को अगर हम 11 में गुणा कराएं तो ये हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि 101 को हम किस नंबर से काट सकते हैं। तो 101 को हम
101 से ही काटेंगे, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है, यह केवल 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं से कटेगा। तो 101 को हम 101 से ही काटेंगे। ये अंत में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब अंत में 1 आ जाए तो हमारा समझिए खेल खत्म हो गया, ठीक है। और जो भी हमारे गुणनखंड प्राप्त हुए हैं ये प्राप्त हुए हैं। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हुए, 3, 3, 11 और 101, ठीक है। तो हम लिख देंगे आसानी तरीके से हमारा अभाज्य गुणनखंड, लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए हैं हमारे, ये आए हैं 3, 3, 11 और 101, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और, ये हमारा जो 9999 है ये इसके बराबर हो जाएगा, इन सभी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा, यानी कि 3 × 3 × 11 × 101। अगर हम इस सारे नंबर को हम मल्टीप्लाई कराएं तो ये इसके बराबर आएगा, यानी कि ये सभी क्या हैं, एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था, हमने व्यक्त कर दिया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है और उसे भी हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि हमने तीसरे नंबर क्वेश्चन को किया उसी तरीके से यहाँ भी करना है। देखिए कैसे हम इसको हल करेंगे। हल करते समय हम लिखेंगे 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम कैसे निकालते हैं, 1 लिखते हैं और उतने जीरो बढ़ाते हैं जब तक कि 5 अंक न बन जाए। 1, 2, 3, 4, 4 जीरो बढ़ाने पर हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 अंक हो गए हैं। 5 अंक जब हो गए तो ये हमारी छोटी संख्याएं कहलाएंगी, सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की कहलाएगी। अब देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या हमें लिखनी होती तो हम क्या करते, 1, 2, 3 जीरो बढ़ाते और उसके बाद से गिनते कि कितने अंक हो रहे हैं। तो यहाँ पे 4 अंक हो रहे हैं तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। इस तरीके से हम लिखते हैं सबसे छोटी संख्या को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे चल के अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे हम व्यक्त करेंगे। तो इसको हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 10,000 को हम क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इस संख्या के आप देख रहे हैं कि पूरी संख्या के अंत में 0 है तो ये 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो 2 से कटेगा तो 2 से हम इसे काटेंगे, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ये हमारा कट गया, इतना जो पोर्शन कट गया, 3 जीरो बचे हैं, 3 जीरो हम लगातार उतार देंगे, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 दूना का 4। यहाँ पे क्या कितने बार में भाग जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 था, 2 दूना का 4 हुआ, 5 था 4 हुआ है, 1 बचा है तो 1 को इधर भेजेंगे, ये 10 हो जाएगा। 1 ही जब इधर आएगा तो 10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो जब 10 हो जाएगा तो 2 से 5 बार में पढ़ा जाएगा, 2 पचे 10 और फिर ये 2 जीरो बचे हैं तो 2 जीरो उतार देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि अंत में 0 आ रहा है। जब तक 0 अंत में रहेगा तब तक हम 2 से काटते रहेंगे। 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 दूना का 4 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 1 इधर जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 है, 1 इधर जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पचे का 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 उतार देंगे। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि अभी भी 0 है, 2 से काटेंगे तो ये 2 छक्के 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 छक्के 12, ये हमारा 2 दूना का 4 हो जाएगा और 4 हुआ है, 5 है यहाँ पे, 1 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा और 2 पचे 10 हो जाएगा, 625 आ गया। अंत में अब 5 आ रहा है, अब इसे 2 से नहीं काट सकते हैं, ठीक है। अब जब इसे 2 से नहीं काट सकते हैं तो इसे हम 3 से काटना चाहेंगे, लेकिन 3 से काटने के लिए हम इस नंबर को जोड़ के पहले देखेंगे क्या ये 3 से कट पाएगा। तो 6, 2 और 5 को जोड़ेंगे, क्या ये 3 से कट पाएगा, 6, 2, 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8, 5, 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 क्या 3 के पारा में आता है, नहीं आता है, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। तब इसके अंत में अगर 5 है तो ये नंबर जो है बिल्कुल ही 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो 5 से इसे हम काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 बचा है, 6 है यहाँ पे, 5 एकम 5 हो गया है, 6 है तो यहाँ पे 1 जाएगा, तो 1 जब जाएगा इधर तो 12 हो जाएगा। जब 5 का पहाड़ा 12 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 बचा है तो 2 इधर जाएगा, 25 हो जाएगा, 2 जब इधर जाएगा तो 25 हो जाएगा, और जब 25 होगा तो 5 पचे का 25 होता है, ठीक है। 125 आ गया। अब फिर 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 दूना का 10, फिर 2 इधर जाएगा, 10 यहाँ पे हो गया, 12 है और 10 हो गया। अब 2 इधर जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 5 पचे का 25, फिर 5 से काटेंगे, ये तो 5 पचे 25 हो जाएगा
और फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा। ठीक है, और कहे हैं कि जब भी 1 आ जाए अंत में तो समझ लीजिए हमारा खेल खत्म। ठीक है, ये जो सवाल है इसका जो अंतिम चरण है वो आ चुका है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे, लिखिए अभाज्य गुणनखंड। इसके जो है अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे, 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा। ठीक है, 1 2 3 4, 4 2 हैं, फिर से 4 5 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से ये जो है इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। जैसे कि हम इन सब का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो इतने के बराबर आएगा, 10,000 के बराबर आएगा। किसका मल्टीप्लाई, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ये जो सभी संख्याएं आएंगी, इस सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कराने पर ये इतने के बराबर होगा, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5वां प्रश्न है हमारा, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो बताइए। यानी कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। ठीक है, 1729 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। इस प्रश्न को चलिए हम हल करते हैं। देखिए 1729 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा, तो 1729 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य संख्याओं से ही काटते हैं इन संख्या को। ठीक है, तो पहले हम 2 से काटेंगे, चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर उससे नहीं कटेगा तो 7 से, उससे नहीं कटा तो 11 से, उससे नहीं कटा तो 13 से, उससे नहीं कटा तो 17 से, उससे नहीं कटा तो 19 से। ऐसे करके अभाज्य संख्याओं से ही हम काटते हैं। ठीक है, तो देखिए 1729 जो है ना, न तो 2 से कटेगा, 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। देखिए विभाज्यता के नियम तो आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, विभाज्यता के नियम के अनुसार हम जांच रहे हैं कि क्या ये 2 से कटेगा। अगर लास्ट में 0 रहता तब ये 2 से कटता, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है। अब 3 से नहीं कटने का रीज़न ये है कि इन सबको जोड़ेंगे तो 3 के पहाड़ा वाला टेबल कोई नंबर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से ये कटेगा। ठीक है, 7 से जब काटेंगे तो देखिए कितने बार में कटेगा, 7 दूना का क्या होता है 14, 7 दूना 14, 14 होता है, 3 इधर गया 32 हो गया, 7 चौका 28, और 28 4 इधर गया तो 49 हो जाएगा, 7 सते 49, 247 बार में 7 से कट गया। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, 247 किससे कटेगा, ना तो ये 7 से कटेगा, न 11 से कटेगा, अब ये 13 से कट सकता है। ठीक है, 247 किससे कटेगा, 13 से, 13 से इसको काटेंगे, 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 एकम 13 होगा। ठीक है, और 13 एकम 13 होगा, यहाँ पे जाएगा हमारा 11, 11 जाएगा तो 117 हो जाएगा, 13 नामा 117 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 19 आ गया। अब 19 किससे कटेगा, 19 से ही कटेगा क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है, तो 19 से 19 काटेंगे, एक बार में कट जाएगा। ठीक है, जब भी आपका 1 आ जाए तो समझ लीजिए खेल खत्म हो गया। अब इसका गुणनखंड जो है 1729 का हमारा गुणनखंड क्या निकल के आया, 7 गुणे 13 गुणे 19। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकल के आया। अब इस अभाज्य गुणनखंड को हमें क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में ये ऑलरेडी व्यवस्थित है क्योंकि पहले छोटा है, उसके बाद से बड़ा, उसके बाद से सबसे बड़ा। ठीक है, इस तरीके से इसका जो गुणनखंड है आरोही क्रम में व्यवस्थित है। आगे क्वेश्चन कहा है कि अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे संबंध के बारे में बात करें तो यहाँ पे 7 और 13 में जो हमारा डिफरेंस है, अंतर है, वो 6 का है। ठीक है, कितने का अंतर है, 6 का। ऐसे ही 13 और 19 के बीच में 6 का भी अंतर है। ठीक है, इसमें भी 6 का अंतर है, इसमें भी 6 का अंतर है। तो हमें इसमें क्या संबंध निकला, इन 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों के बीच हमें क्या संबंध प्राप्त हुआ, लिख देंगे 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों का अंतर 6 है। ठीक है, 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों का अंतर कितना है, 6 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर के इस कथन का सत्यापन कीजिए। देखिए जो 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है वो 6 से विभाज्य होता है, इसको हमें देखना है। सबसे पहले देखिए क्रमागत संख्याएं होती क्या हैं। क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, ये सारी संख्याएं क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। तो 3 क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना 6 से विभाज्य होता है। तो इसको देखेंगे तो 3 क्रमागत संख्याएं पहले ले लेंगे, ठीक है। 1, 2, 3 ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं। तो 1, 2, 3 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी गुणनखंड क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। तो इसका गुणनखंड देखेंगे 1, 2 और 3 का जो हमारा गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा, 3 दूना का 6 आएगा, ठीक है, जो कि 6 से विभाज्य होगा, ठीक है। 6 से विभाज्य होने का मतलब है कि 6 का जो पहाड़ा है इसमें 6 में अगर 6 से भाग देंगे तो ये हमारा 6 एकम 6 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो 6 से विभाज्य होगा। फिर से अब 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। तो केवल एक ही उदाहरण नहीं, और भी अन्य उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि 2 से लेकर के यहाँ से अगर 3 क्रमागत संख्या देखें तो 2, 3 और 4 मिलेंगे। तो 2 गुणे 3 गुणे 4 का अगर मल्टीप्लिकेशन हम कराएं तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 चौका 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 भी, अगर 24 में भी हम 6 से भाग करें तो 6 चौका 24, ये भी हमारा जो है विभाज्य हो जाएगा, 6 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये भी 6 से विभाज्य हो जा रहा है, ये भी 6 से विभाज्य हो जा रहा है। और भी संख्याएं आप निकाल सकते हैं, जैसे कि 3 से अगर हम 3 क्रमागत संख्याएं देखें तो 3, 4 और 5 आएगा। तो 3 गुणे 4 गुणे 5 का अगर मल्टीप्लाई कराएं हम तो 3 चौका 12, 12 25 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 भी क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा जाएगा, 14 पे 60, ये भी जो है 6 से कट जाएगा। तो 60 भी क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। तो इस तरीके से ये एक नियम बन गया, इसे आप याद रखिएगा कि कभी भी 3 क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो सदैव क्या होता है, 6 से विभाज्य होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये उदाहरण लेकर के हमने दिखा दिया जो कि प्रश्न में पूछा गया था, और ये सत्यापन भी हो गया। तो अगर आप और भी उदाहरण लेना चाहते हैं, जैसे कि 4 से लें अगर, तो 4 से आप 3 क्रमागत संख्या 4, 5 और 6 ले सकते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन कराइए, 4 गुणे 5 गुणे 6, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कराइए, 4 5 20 और 20 छक्के 6 दूना 12, 120, 20 छक्के 120। अब 120 भी 6 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 6 से 120 भी विभाजित हो जाएगा, कैसे, 6 दूना का 12 हो जाएगा, जीरो यहाँ पे जीरो बचा तो ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 20 बार में ये कट गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि 120 भी क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। इस तरीके से और भी नंबर ले सकते हैं आप, 5 से लेकर के, और भी इस तरीके के उदाहरण आप अपने मन से ले सकते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल सदैव क्या होते हैं, 6 से विभाज्य होते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है, कुछ उदाहरण लेकर के इस कथन का सत्यापन कीजिए। ये भी प्रश्न बिल्कुल प्रश्न 6 के जैसा ही है, और छोटा सा इसमें जो है हमारा मॉडिफाई कर दिया गया है। यहाँ पे योग लिखा गया है, उसमें क्या था, गुणनफल था, ठीक है। तो इसमें योग की बात कहा है। तो देखिए जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, क्रमागत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसी जो संख्याएं होती हैं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें कहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं की बात की है। तो विषम संख्या इसमें से कौन कौन होती है, 1 होता है, 2 होता है, सॉरी 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है। ये सभी क्या है, ये सभी कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो विषम संख्याएं हैं, अगर ये विषम संख्याएं हैं तो इनको हम क्या करेंगे कि इन विषम संख्याओं को, 2 क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ेंगे। तो इनका जो जोड़ होगा 4 से विभाज्य होगा। देखिए 2 क्रमागत विषम संख्या ये लेते हैं, 1 और 3, तो 1 और 3 को जब जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि 4 से क्या होगा, विभाजित होगा। 4 से भाग देने पर 4 एकम 4 कट जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें कहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। तो अगर हम कुछ और उदाहरण लेकर के समझे, ये तो विभाज्य होगा, कुछ और उदाहरण लेकर के समझे, तो 3 और 5 2 क्रमागत संख्या लेते हैं, 2 क्रमागत विषम संख्या लेते हैं। तो 3 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो 5 3 8 आता है, 8 भी क्या होगा, 4 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा, 2 बार में 8 भी कट जाएगा, ये भी क्या होगा, विभाज्य होगा। तो ये एक उदाहरण ये भी हो गया। और भी उदाहरण लेकर के समझना चाहें तो समझ सकते हैं, जैसे कि 5 और 7 को लें, तो 5 और 7 ये भी 2 क्रमागत विषम संख्या है। तो 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 7 और 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। 12 भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा, 4 तिहाई 12। देखिए 12 भी क्या होगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा। अब इसी तरीके से 7 और 9 2 क्रमागत विषम संख्याएं ले ले, 7 और 9, तो 9 और 7 क्या हो जाएगा, 9 और 7 16 हो जाएगा, और 16 भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा, 4 चौका 16, 16 भी 4 से विभाज्य होगा। तो ऐसी जो भी संख्याएं हैं जो 2 क्रमागत विषम संख्याएं लें और उनका योग करें तो वो सारी संख्याएं 4 से विभाज्य होगी। ये भी एक नियम आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। इनमें जो है अभाज्य गुणनखंड किन किन व्यंजकों में किया गया है वो हमें बताना है, ठीक है।
तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि अभाज्य संख्याओं का ही मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं का ही मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं? अभाज्य संख्याएं 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17, 19, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जिनमें अभाज्य संख्याओं का ही मल्टीप्लिकेशन, केवल अभाज्य संख्याओं का ही मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा हो, वही संख्या जो होगी अभाज्य गुणनखंड होगी। तो 24 का देख सकते हैं यहाँ पे 2 से है, तो इसमें भी 2 है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। 3 से गुणा है तो 3 भी इसमें है, 3 भी सही है। लेकिन 4 से है तो 4 तो एक भाज्य संख्या हो जाती है। यहाँ पे कोई अभाज्य संख्या होना चाहिए तभी ये 24 क्या होता? अभाज्य गुणनखंड होता। तो ये क्या है? अभाज्य नहीं है। तो ये क्या लिख देंगे? नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। इसको हम कट लगा सकते हैं। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि ये अभाज्य गुणनखंड इसका नहीं किया गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ है। 56 का अभाज्य गुणनखंड हुआ है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? देखिए एक जो होता है ना तो भाज्य होता है, ना ही अभाज्य होता है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो ये भी नहीं ही होगा, लेकिन आप लिख सकते हैं हाँ, क्योंकि इसमें 7 जो है ये भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है और 2 तो अभाज्य संख्या है ही। तो इसको हाँ भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं इस कारण से लिख सकते हैं क्योंकि एक जो होता है, एक ना लिखे तो भी चलेगा, एक तो ना लिखे तभी भी इतना का मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी 56 आ जाएगा, इसलिए इसे हम हाँ कह रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हाँ, ये है, ये जो अभाज्य गुणन, ये गुणनखंड जो है ये अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि एक को हम मिसप्रिंट भी कर दें तभी भी हमारा कोई अंतर इसमें नहीं आएगा, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस नहीं आएंगी। 70 की बात करें तो 70 का जो गुणनखंड है, क्या ये अभाज्य गुणनखंड है? तो देखिए यहाँ पे 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये अभाज्य गुणनखंड है। तो लिखेंगे हाँ, ठीक है, ये भी क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। 54 की बात करें तो ये 2 से काटा गया है, 3 से और फिर 9 से। 9 क्या है? एक भाज्य संख्या है और इसमें अभाज्य संख्या होना चाहिए, इसलिए ये जो होगा ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा उत्तर बी व सी। बी व सी अभाज्य गुणनखंड, बी व सी के अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, किए गए हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यह 2 गुणे 3 बराबर 6 से भी विभाज्य है। देखिए संख्या जो 18 है ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। उसके बाद से 2 गुणे 3 का जब मल्टीप्लिकेशन कराते हैं 6 आता है, इससे भी ये विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणे 6 बराबर 24 से विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। देखिए उदाहरण सबसे पहले हम समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी ज़्यादा मिले, ठीक है। सबसे पहले कहा है कि 18 जो है 2 और 3 दोनों संख्या से विभाजित है। इसको हम देखिए 18 को हम अगर 2 से विभाजित करें तो भी ये विभाजित हो जाएगा। 9 बार में काटेंगे, 9 दूना का 18 हो जाता है, ठीक है। तो 18 क्या हो जा रहा है? विभाज्य हो जा रहा है। फिर 3 से भी विभाज्य कह रहा है कि 3 से भी विभाज्य 18, तो 3 से भी विभाजित होता है, 3 छक्के 18 हो जाता है और इसका जो है शेषफल 0 आ जाता है। देखिए ये 2 और 3 दोनों से 18 क्या है? विभाज्य, ये कहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद से कहा है कि 2 गुणे 3 बराबर 6 से भी 18 क्या है? विभाज्य है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 से भी अगर हम 18 में भाग दें तो 6 तरीका 18, 6 से भी जो है 18 विभाज्य हो जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ जो 2 और 3 जो है, 2 और 3 जो है सह अभाज्य है। तो लिखेंगे 2 तथा 3, 2 तथा 3 क्या है? सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके सार्वगुणनखंड केवल एक होते हैं, ठीक है, जिसके सार्वगुणनखंड केवल एक होते हैं उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जो सह अभाज्य संख्या होगी उसी संख्या को मल्टीप्लाई कराने पर जो नंबर आएगा वही संख्या उसे काट सकती है, यानी कि विभाजित कर सकती है, ठीक है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 से विभाज्य है, 4 और 6 से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणे 6 बराबर 24 से विभाज्य होगी? देखिए इसमें कहा गया है कि 4 और 6 दोनों से एक और भी संख्या है जो विभाज्य है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि 4 और 6 क्या है? 4 व 6, 4 व 6 सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। जब ये सह अभाज्य नहीं है तो इस 24 के जगह पे जहाँ पे हमने 4 गुणे 6 कहा है 24 होगा, तो क्या ये 24 से भी विभाज्य होगा? तो नहीं। अगर 12 की बात की जाए, जैसे कि कोई संख्या अगर हम 12 ले लें तो 12 तो 4 से भी कटेगा, 4 3 का 12 और 0 आ जाएगा। और ये 6 से भी कटेगा, 12 जो है 6 से भी कटेगा, 6 दूना का 12, ये 0 आ गया। लेकिन अगर हम 24 से काटना चाहें 12 को
24 से अगर 12 को काटना चाहें तो क्या ये कटेगा? क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 और 4 जो हैं, 6 और जो 4 है वह सहअभाज्य है ही नहीं। इसके सार्वगुणनखंड केवल एक नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका रीज़न लिख देंगे। इसका जो अल्टीमेटली जो फाइनल उत्तर आपका होगा वो ये होगा। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 18 जो है, 18 2 व 3 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है। 18 जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तथा यह 2 गुणे 3 बराबर 6 से भी विभाज्य होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, 2 गुणे 6 से भी विभाज्य होगी क्योंकि 2 व 3 सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्योंकि 2 और 3 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए, लेकिन लिखेंगे, लेकिन ऐसा 6 गुणे 4 बराबर 24, यानी कि 4 गुणे 6 लिखेंगे यहाँ पे, 4 गुणे 6 बराबर 24 में संभव नहीं है, संभव नहीं है क्योंकि 4 व 6 सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अंतिम क्वेश्चन। अगला और अंतिम क्वेश्चन हमारा है, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए, क्रमागत अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो 2 अभाज्य संख्या होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरीके से 19, ये सभी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। और ये कह रहा है कि मैं 4 भिन्न यानी अलग अलग अभाज्य गुणनखंडों वाली संख्या, छोटी संख्या हूँ। तो छोटी संख्या सबसे छोटी तो ये होती है, सबसे छोटी जो होती है 2 होती है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 सबसे छोटी 3 जो 4 भिन्न भिन्न संख्याएं हैं उन गुणनखंडों वाली ये संख्या है, तो उसे आपको ज्ञात करना है। तो हमें 4 संख्याएं ले लेनी है, 4 छोटी, तो 2, उसके बाद से जो छोटा है, सबसे छोटा तो 2 है, उसके बाद से 3, उसके बाद से 5, उसके बाद से 7। तो 4 को हम गुणा करा लेंगे, 4 संख्याओं को लेकर के हम मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 कर देंगे। ठीक है, बराबर देखेंगे क्या आता है, 2 तिहाई का 6, 6 दूना 6 पचे 30, और 30 में 7 का गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? 30 में 7 का गुणा कराएंगे, 7 तरीका 21, 210 आएगा। ठीक है, 210 आ रहा है। तो वही जो संख्या हमें ज्ञात करनी थी, क्या मुझे आप ज्ञात कर सकते हैं? तो वही जो संख्या हमें ज्ञात करनी थी वो 210 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी जो प्रश्न है, छोटा सा अंतिम, ये समझ में आ गया होगा। और पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।